1280 वर्ड 160 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश खनिज संपदा के मामले में निश्चित रूप से बहुत ही संपन्न राज्य और अब तो इतने उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश सीमेंट हब बन सकता है। हम सभी लोग भली भांति जानते थे और सीमेंट हब बनाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट संपन्न हुए हैं। उसमें वे सारे उद्योगपति अब मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो कभी मध्य प्रदेश से किनारा किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश में बिजली का काम हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है और यहाँ जमीन के अंदर कच्चा माल उपलब्ध है और सरकार दोनों हाथ फैलाकर उनको बुलाकर सहयोग करने का काम कर रही है। अब सिंगरौली पावर हाउस बनने जा रहा है, इसलिए तमाम बिजली उत्पादक कंपनियों ने वहां पर अपना काम शुरू कर दिया है। किसी कंपनी का काम 20% पूरा हो गया है, किसी का 40% काम हो गया है, तो सिंगरौली पावर हब बन रहा है और सतना सीमेंट हब बनने जा रहा है और वर्तमान में वहां लगभग 20 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। आने वाले समय में 40 मिलियन सीमेंट उत्पादन का काम मध्य प्रदेश की खनिज संपदा के माध्यम से वहां पर होगा। इस प्रकार निश्चित रूप से प्रदेश की रॉयल्टी बढ़ सकती है, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, गरीबी समाप्त हो सकती है। इसलिए सीमेंट के मामले में, बॉक्साइट के मामले में हम बहुत गंभीर हो रहे हैं। अब यहाँ पर कई स्टील प्लांट लग रहे हैं क्योंकि सारे स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में लगे हैं। हमारे यहाँ जो कच्चा माल निकलता है, दूसरे प्रदेश हमारे कच्चे माल का इस्तेमाल कर लाभ उठा रहे हैं और इसलिए प्रदेश का कच्चा माल प्रदेश में उपयोग होने लगेगा और मूल्य संवर्धन भी यहीं पर होने लगेगा, तो कई प्रकार से पूरा लाभ मिलने का काम हो सकता है। और इसलिए उद्योग संवर्धन समिट के माध्यम से उद्योगपतियों ने हमारे यहाँ रुचि दिखाई है कि हम स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं, स्पंज आयरन का प्लांट लगाना चाहते हैं। उनको सारी सुविधा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। खनिज आधारित उद्योग लगाने के लिए बहुत से करार हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें से 77 लोगों को खनिज रियायत देने का काम सरकार ने किया है। पहले प्रत्याशित लाइसेंस बनाने के लिए 2 वर्ष लग जाते थे। कभी कभी हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि वह काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि प्रत्याशित लाइसेंस में 2 वर्ष लगते हैं और वन निर्बाधन के प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिए जाते हैं। यदि 2-3 साल में लाइसेंस का काम हो गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन जो प्रयास होने चाहिए, जो कदम आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें कहीं कोताही नहीं हो रही है। लेकिन अब उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। जहाँ तक तेल एवं प्राकृतिक गैस का सवाल है, जहाँ तक सोना, निकल, प्लेटिनम और प्लेटियम और तांबे का सवाल है, जहाँ तक हीरे का सवाल है, हीरे के मामले में तो हम लोग इस बात को कहते थे कि यदि देश में कहीं हीरा पाया जाता है तो मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। यह बात जानकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि छतरपुर में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने जो सर्वे किया है, सर्वे के दौरान किम्बर लाइट पाई गई है। उसमें जो भंडार का अनुमान हुआ है वह पन्ना के भंडार से 30 गुना ज़्यादा हीरा पाए जाने का अनुमान है। इससे हमारा राजस्व बढ़ेगा। पिछले वर्षों में जहां 600 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व हमको मिलता था, वहां हमने 1900 करोड़ रुपए इस बार का टारगेट रखा हुआ है। अभी हमारी विकास यात्रा शुरू हुई है। खनिज आधारित उद्योगों के माध्यम से प्रदेश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए, यहाँ की गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, औद्योगिक क्रांति लाने की दिशा में सरकार की इच्छा शक्ति के कारण अब विकास का विमान उड़ चुका है और निश्चित रूप से विकास का विमान गंतव्य पर ही पहुंचेगा। मेरा निवेदन है कि हमें मिलकर प्रगति करने के लिए काम करना चाहिए। अमेरिका में यदि 3 वर्ष पुराने एक आव्रजन कानून का विस्तार नहीं किया गया तो भारतीय और समयावधि में पाकिस्तानी मूल के हजारों आप्रवासी कभी भी वहां वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्राप्त खबरों के अनुसार मौजूदा समय में अमेरिकी नागरिकों के विवाह की संख्या में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि चिंतित अवैध आप्रवासी 1 अक्टूबर की समय सीमा के भीतर विवाह कर वैधानिक दर्जा
प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका आप्रवास और प्रकटीकरण सेवा के अनुसार अक्टूबर 1996 तक देश में करीब 50 लाख अवैध आप्रवासी पाए गए थे। बताया जा रहा है कि इनमें से 33,000 भारतीय और 41,000 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने यदि मौजूदा कानून के समयावधि को आगे नहीं बढ़ाया तो उन अवैध आप्रवासियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, अमेरिकी कांग्रेस इस कानून की समयावधि को आगे बढ़ाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस कानून के तहत अवैध उत्प्रवासी जुर्माना देकर अपने दर्जे को बदल सकते हैं। उधर चीन ने कहा कि अब तक पश्चिम का वर्चस्व और राजनीतिक दबदबा कायम रहेगा, तब तक वह अपने सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मामले में कोई ढील नहीं देना चाहेगा। चीन का मानना है कि पश्चिम में तेजी से हो रही तकनीकी परिवर्तन भी हमारे सक्षम चुनौती भरे रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश का वर्तमान सुरक्षा माहौल ठीक है, परंतु इसको अधिक से अधिक सुदृढ़ और अत्याधुनिक बनाया जाएगा ताकि हम किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम और शक्तिशाली हो सकें। उनकी तरफ से यह भी बताया गया है कि दुनिया में वर्चस्व और आधिपत्य की होड़ जब तक जारी रहेगी, तब तक सैन्य तैयारियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वे स्वीकार करते हैं कि पश्चिम में तेजी से हो रहे सैन्य तकनीकी परिवर्तनों के कारण चीन को कुछ गंभीर किस्म की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के आतंकवाद संबंधी कार्यदल के निदेशक ने कल भारत पाकिस्तान मैत्री परिषद की बैठक में यह सूचना दी थी कि भारत के विभिन्न हिस्से में चल रही आतंकवादी हिंसा के बावजूद भारत सरकार आतंकवादियों से बहुत अच्छे ढंग से निपट रही है। इधर आतंकवाद निरोधक गतिविधियों की विशेषज्ञ टीम ने इस संबंध में कहा है कि भारत के कश्मीर, पंजाब और उसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशों द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। पाकिस्तान वहां उग्रवाद को बढ़ावा देकर मध्य एशिया के अंदर अपनी उग्रवादी प्रशिक्षण व्यवस्था का समर्थन कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है। इस कारण वह इस व्यवस्था का समर्थन कर रहा है। वह अपनी आतंकवादी गतिविधियों का विस्तृत रूप से विस्तार कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। अलग अलग तरीके से हिंसक समाज का विस्तार करना ठीक नहीं हो सकता है। इससे मानव जाति का पतन होता है। उधर पाकिस्तान के अधिकारी बार बार कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर घाटी में मुसलमानों के हकों के बारे में दुहाई देते रहते हैं। यही बात उसके अधिकारी बराबर कहते आ रहे हैं, लेकिन भारत का रुख हमेशा शांति बनाए रखने के पक्ष में रहा है। विशेषज्ञ टीम ने कश्मीर में बढ़ रही उग्रवादी विकास की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चर्चा में बतलाया कि इन गतिविधियों के 3 चरण हो सकते हैं और भारत में भाड़े के सैनिकों को भेजकर पाकिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए विशेषज्ञ टीम ने इस आधार पर अनुमान लगाकर कह दिया है कि कश्मीर में संकट पैदा करके पाकिस्तान सरकार अपने घरेलू मोर्चे पर अपनी जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहती है। वह शायद इस्लामिक दलों का भी समर्थन लेना चाहती है। वह इसी आधार पर यह भी चाहता है कि उसे सेना और अनेक समर्थकों का समर्थन इसी प्रकार प्राप्त होता रहे।